सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और पेपर आ रहे हैं तो बताओ मेरे को पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एंड वेलकम टू लर्न पवन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि 9th क्लास का साइंस का एग्जाम है 25 फेब को। तो आज हम जो है उसी का फिजिक्स पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 विच इज मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है, क्योंकि अगर मैं पार्ट 2 भी डालूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पार्ट 1 यहाँ पे मैं डालूंगा इसका, फिर अगले दिन जो है हो सके तो उस दिन मैं पार्ट 2 अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है कि मोशन होता क्या है। तो मोशन के बारे में हमें पढ़ना है कि मोशन क्या है। तो मोशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पे मोशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि मोशन क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि बॉडी को मोशन में कब कहा जाएगा, जब उसकी पोजीशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तब मैं बोलूंगा कि वो ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि जब भी एक कार की पोजीशन लगातार कंटिन्यूसली चेंज होती है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के केस में, जैसे कि हाउस, ट्रीज एक्सेट्रा, तो हम कहेंगे कि कार जो मेरी है मोशन के अंदर जा रही है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, 3D वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक कार मेरी चलना स्टार्ट करी। आप पीछे आपको जितने भी ट्रीज वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपको पहाड़ जैसे पठार वगैरह दिखते हैं, एक्टिव दिख रहे हैं, तो अब ये सब आपको लग रहे होंगे मोशन में, मगर ये सब एक्चुअल में रेस्ट में है। मोशन मेरे कौन से कर रही है एक्चुअल में, मोशन मेरी कर रही है कार। तो इनके रिस्पेक्ट में, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर कहेंगे। रेफरेंस पॉइंट मेरे यहाँ पे क्या है, मैंने ट्रीज को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अब ट्री का रेफरेंस पॉइंट है तो उसके रिस्पेक्ट में मेरी कार की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, उसकी जो पोजीशन है देख रहे हो आगे बढ़ती जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि कार जो है मेरी वो मोशन के अंदर है। तो आई होप आपको ये मोशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मेरा है व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो अब डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है। तो डिस्टेंस होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं कि एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये होता है कि कितना पाथ, कितना रास्ता उस मूविंग बॉडी ने कवर किया है, इररिस्पेक्टिव, कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती, किसी भी डायरेक्शन में गया हो। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कितना, टोटल रास्ता कितना कवर किया है, वो हमारा कहलाता है डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, the distance traveled refers to the actual length of the indirect path, whereas displacement refers to the straight line path between the initial and the final position. इसका मतलब क्या है कि जब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, ठीक है, डिस्टेंस का मतलब है कि उसकी एक्चुअल लेंथ, यहाँ पे पाथ मैटर नहीं करता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमारा जो है एक स्ट्रेट लाइन का पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ह्यूमन है, ठीक है, स्टार्ट किया से 0 मीटर से चलना, ये गया 6 मीटर तक, वहां से वापस ये आ रहा है 2 मीटर तक। तो अब इसकी जो एक्चुअल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन होगी वो मेरी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। मगर डिस्टेंस में मेरा जो जहां से जहां पहले 0 से 6 गया, फिर 6 से वापस 2 मीटर पे आया, तो मैं इन सब डिस्टेंस को ऐड करूंगा। मगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि वो एक्चुअल पोजिशन और फाइनल पोजिशन में जो डिफरेंस है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ, आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी, ठीक है, तो एक मिनट मैं डायग्राम की थोड़ी समझा देता हूँ आपको। तो जैसे मान के चलो ये आपका हाउस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्कूल है। अब यहाँ जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, आपके घर से बहुत सारे रास्ते आपके स्कूल जाने के। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो ऐसे घूम के जाए, ठीक है, पूरे स्कूल के कहते हैं ना गेड़ियाँ मारते हुए जाए। ठीक है, कुछ होंगे इस डायरेक्शन में से जाए, कुछ होंगे बहुत लंबा घूम फिर के फिर जाके अपने स्कूल में पहुंचे। और कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में जाए, एकदम स्ट्रेट पाथ जो उनका होगा,
तो ये जो बाकी डिस्टेंस जितना मैं घूम फिर के वो गया, वो टोटल पाथ मेरा कहलाता है डिस्टेंस, और ये जो स्ट्रेट लाइन में उसने मोशन करा वो मेरा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेरा क्या डिफरेंस होता है। इसको एज कर देते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट मेरी चीज आती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो अब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अ स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी वो होती है इसके पास खुद खाली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू। जैसे मैं बोलूँ मैं 5 मीटर चला, तो अब ये 5 जो होगी, ये जो यूनिट है मेरी, ये मेरी मैग्नीट्यूड कहलाती है। ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है ना। तो अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। स्केलर में मेरी आएगी लेंथ, आएगी एरिया, आएगी वॉल्यूम, आएगी स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क, पावर, ये सब मेरी स्केलर में आती है। अगर मैं किसी भी चीज की लेंथ नाप रहा हूँ, क्या मैं डायरेक्शन मैटर करेगी वहां पे? नहीं, मैं किसी भी डायरेक्शन से नापूं, वहां पे लेंथ नापनी मुझे बस। अगर मैं किसी भी जगह का एरिया नाप रहा हूँ, वहां भी मेरी डायरेक्शन मैटर नहीं करती। वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट नाप रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, तो वहां मैंने पढ़ा भी डायरेक्शन मैटर करती है। वहां पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अभी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स सब आगे पढ़ेंगे, तो सबके बारे में आगे आगे धीरे करके जानेंगे। ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा डिनोट किया जाता है एक एरो से, सिंगल एरो से। ठीक है, इससे वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये आपके फिलहाल समझने की नहीं है, 11th 12th में जाओगे तो वहां पे पढ़ने की चीज है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है कि डिस्टेंस जो है मेरी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एक खाली मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और सेकंड पॉइंट मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज की डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब है कि एक बॉडी ने डिस्टेंस जब ट्रेवल किया, तो मेरा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। असर्शन में तुम्हें दे देगा, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में दे सकता है कि डिस्टेंस कैन बी जीरो, कैन आइदर बी जीरो और नॉट। ठीक है, तो अब वहां पे ट्रू फॉल्स तुम क्या सोचोगे? डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकती कहीं भी, तो ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेरी जीरो हो सकती है, तो ये गलत चीज है। ठीक है ना। अगला पॉइंट मेरा क्या है? अब हाँ, ये भी समझा तुम्हें कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकती है। जैसे मान के चलो मैं बोलूं कि आप अपने घर से निकले, ठीक है, अपने घर से निकले, स्कूल पहुंचे, फिर उसके बाद स्कूल से वापस आए। तो आप स्कूल से जाने के बाद जब घर पे वापस आए, तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी? आपकी स्टार्टिंग पोजीशन थी आपका घर, और जब आप वहां से वापस आए तो आपकी फाइनल पोजीशन भी क्या हो गई? वो भी आपका घर ही होगी। तो स्टार्टिंग पोजीशन फाइनल पोजीशन जब मेरी सेम है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मगर वहां पे डिस्टेंस, मैं बोलूँ कि आप घर से गए वापस घर पे आए, तो वहाँ पे डिस्टेंस मेरी अलग होगी। क्यों? क्योंकि मैं जोड़ूंगा, मैं स्कूल घर से स्कूल गया वो डिस्टेंस जोड़ूंगा पाथ, फिर स्कूल से घर आया वो पाथ जोड़ूंगा, तो डिस्टेंस मेरी कहीं भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विल बी जीरो इफ आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द मूविंग बॉडी फाइनली कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस चीज का? इसका मतलब है कि मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा अगर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, वही जो मैंने समझाया, बॉडी फाइनली अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन? उसके बारे में देखते हैं। तो अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। मतलब कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बराबर टाइम में, तो कोई मैटर नहीं करता कि वो टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन उस चीज का या उस बॉडी का। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं एक कार चला रहा हूँ, मैंने पहले 10 सेकंड में कार मेरी 10 मीटर चली, ठीक है, अगले 10 सेकंड में मेरी कार 20 मीटर चली, अगले 10 सेकंड में 30। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम, टाइम में गैप भी 10-10 सेकंड का आ रहा है, और जो मेरी डिस्टेंस है उसमें गैप भी 10-10 मीटर का आ रहा है। तो क्योंकि मैं बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ इक्वल इंटर ऑफ टाइम में,
तो मैं कहूँगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरी कार है, वो मेरी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है कि मोशन ऑफ अ कार इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, कि मेरे जो ऑब्जेक्ट की जो कार की मोशन एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से वो मेरी यूनिफॉर्म मोशन में आएगी। आपको ग्राफ भी दे रखा है। ठीक है, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे गया तो 10 हुआ, 2 पे गया तो 2 मिनट्स में गया तो 20 मीटर हुआ, 3 मिनट्स में 30 मीटर, 4 मिनट में 40 मीटर। तो आप यहाँ देख रहे हो कॉन्स्टेंटली मेरा जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ही मेरा टाइम भी बढ़ता जा रहा है उसी गैप के साथ में। तो ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन में आता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब कहा जाएगा कि अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी, देन माय ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक मेरी मैं बोलूँ मैं क्राउडेड प्लेस में अपनी कार चला रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले 10 सेकंड जो है अपनी कार 10 मीटर चलाई, अगले 10 सेकंड में उस कार को 30 मीटर ले गया, अगले 10 सेकंड उस कार मेरी खाली 20 मीटर चली। तो अब यहाँ पे देख रहा हूँ मैं जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल हो रहा है। मेरे टाइम में टाइम जो है इक्वल है, मगर मेरा जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल जा रहा है। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहलाऊंगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है इस टाइप का मोशन मेरा। ठीक है ना, तो अब यूनिफॉर्म मोशन का हमने ग्राफ पढ़ लिया कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, मगर जो मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो एक कर्व्ड लाइन होती है। ठीक है, कर्व्ड मतलब घूमी हुई लाइन होती है इस टाइप की। ठीक है, क्योंकि हमें दिखाता है कि इक्वल इंटर ऑफ टाइम में मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले स्पीड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्पीड होती क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो एंड फास्ट दैट इज बॉडी इज मूविंग। तो स्पीड हमारी बॉडी की हमें एक आइडिया बताती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी मेरी है वो कितना स्लो है, कितना फास्ट मूव कर रही है। तो स्पीड जो एक बॉडी की, उसका फॉर्मूला मेरे यहाँ से निकल के आता है, डेफिनेशन निकल के आती है कि स्पीड इज डिफाइंड एज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम टेकन। मतलब कितना डिस्टेंस एक बॉडी ने ट्रेवल किया है उस टोटल टाइम में। अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो निकल के आएगा मेरी स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पीड को डिनोट किया जाता है वी से। ठीक है, वी इज अ सिंबल ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। ठीक है, और जो टाइम है मेरा वो टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है वी इज इक्वल टू स्पीड, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, टी इज इक्वल टू टाइम टेकन, एंड यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी की स्पीड की यूनिट निकल के आती है वो आती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट मेरा आता है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड आता है कि एक अब हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल। तो सेम वही चीज होगी जो हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मैटर नहीं करता कितने इंटरवल छोटे हैं। ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। सेम वही चीज जो हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ी। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, सिंबल उसके समझ में आ गए होंगे, और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको एकदम फोकस से होकर सुनना। ठीक है, क्योंकि ये जो मेन मेन चीज़ें हैं ना, यही आपके एग्जाम में से कोई सा भी छोटा छोटा पार्ट से पूछ सकता है, वहाँ पे आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग लगेगी। ठीक है, मगर आप अगर फ्रेश माइंड से फुल फोकस के साथ पढ़ोगे तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है एवरेज स्पीड के बारे में। तो अब एवरेज स्पीड क्या होती है? द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। मतलब अब हमने यहाँ पे पढ़ा स्पीड में क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया, मगर एवरेज स्पीड है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको टोटल कितना टाइम लगा, वो मेरा एवरेज स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी बन जाता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन विच इज अ फॉर्मूला ऑफ आवर एवरेज स्पीड। तो स्पीड और एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस एवरेज स्पीड में डिफरेंस ये आ जाता है कि वहाँ पे मेरा दोनों चीज़ें टोटल में निकली जाती है। ठीक है ना, समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में कि व्हाट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी हमारी बॉडी की डिफाइन की जाती है कि कितना डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी ने करा है गिवन टाइम में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम v से नोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल V बराबर डिस्प्लेसमेंट को भी s से नोट किया जाता है, टाइम टेकन t है यहाँ पे मेरा,
जहाँ पे v मेरा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, s डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है और t मेरा टाइम टेकन है। अब हमने पढ़ा स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, या इसको हम ms-1 के नाम से जानते हैं। तो हम बड़ी यूनिट यूज कर सकते हैं जो हमारी है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो भैया यहाँ पे तो मीटर पर सेकंड लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ms-1 क्यों लिखा, तो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि मीटर में यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर होगा, टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, ठीक है, तो मैंने मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा। तो आप मैथ का रूल होता है सिंपल से, अगर आपने मैथ पढ़ी है, ठीक है, मैथ का रूल मेरा यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी चीज को मैं डिवाइड में से ऊपर ला रहा हूँ तो उसकी जो पावर है, अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो इसकी पावर अगर मैं, आपने वो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा शायद, ठीक है, मुझे पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, मगर बताया तो कि अगर किसी भी चीज को मैं ऊपर ला रहा हूँ तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ms-1, तो यहाँ से मेरा निकल के आया है ms-1। इसकी जगह मैं दूसरी बड़ी यूनिट जो इसकी है विच इज किलोमीटर पर आवर, वो भी यूज कर सकता हूँ, मगर वो कहीं कहीं किसी केस में, मगर मेनली जो मेरा 95% केस में जो मेरा यूज होता है वो मीटर पर सेकंड ही यूज होता है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर भी आप यूज करने को कर सकते हो, मगर वो करते नहीं है आपके में, मीटर पर सेकंड यूज करना है, ठीक है, समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें जो पढ़ना है वो हमारी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इरेज करना पड़ेगा सारा, ठीक है, इरेज होगा नहीं, सेव हो गया शायद, ठीक है, कोई नहीं, मैनेज कर लेना थोड़ा। तो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ लिया, ठीक है, तो हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल टाइम मे बी। अब इसका मतलब क्या है कि बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहा जाएगा कि अगर वो किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपको याद रखना कि वेलोसिटी में हमने पढ़ा है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहा जाएगा कि अगर वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मेरा डायरेक्शन मैटर कर जाता है, ठीक है, डेफिनेशन सेम है जो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ी थी, बट डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था, यहाँ पे मगर डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी चेंज इन टू वेज। अब वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी को मैं दो तरीके से चेंज कर सकता हूँ। कैसे, पहला तो है बॉडी की स्पीड को चेंज करके, अगर मैं बॉडी की स्पीड को चेंज कर दूँ तो वेलोसिटी मेरी अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट रखूँ मगर मैं ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दूँ तो उससे भी मेरी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इन हाउ वेज, इन विच वेज वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो आंसर क्या आएगा, वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन टू वेज विच आर, पॉइंट नंबर 1 बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, पॉइंट नंबर 2 बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तो पहले पॉइंट हमने क्या देखा, बॉडी की स्पीड को चेंज करके। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि हम लगातार स्पीड को कांस्टेंट रखें मगर उसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूं तो वहां से मेरा वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ दिखा रखा है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल नहीं होते मैग्नीट्यूड में, ठीक है, ये कभी भी मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो स्पीड किसी भी बॉडी का, स्पीड का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी बॉडी का खाली तभी बराबर होगा अगर बॉडी मेरी सिंगल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। अगर वो कहीं भी मुड़ गई, कहीं भी डायरेक्शन उसका चेंज आ गया तो उसकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी और स्पीड अलग हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हमारी जो स्पीड है वेलोसिटी कब सेम हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर लिखना है आपको कि द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी सेम इफ दे आर मूविंग इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो मेरी जो स्पीड और वेलोसिटी है वो सेम हो सकती है खाली इसी केस में। इफ हाउएवर अ बॉडी डज नॉट मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन देन द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर नॉट इक्वल। मैंने वही जो बोला कि अगर मेरी बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है तो स्पीड और वेलोसिटी मेरी बॉडी की इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। तो एवरेज स्पीड है किसी मूविंग बॉडी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मगर जो एवरेज वेलोसिटी है बॉडी की वो जीरो हो सकती है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना। अब ये जो चीज़ें आ रही है ना, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेंगे आपको, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि
जो MCQ है, जो सेशन रीजन आपके बनेंगे पेपर में, वो इसी में से बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग चीज़ें पता है, वहाँ पे बच्चे होपलेस होंगे, ठीक है, वहाँ पे डरेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे भूल जाते, तो एग्जामिनर को भी पता है उसको पेपर सेट करना है, तो उसको कोई ना कोई चीज़ ऐसी डालनी पड़ेगी जिसमें बच्चे फंसे, तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे उठाता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है पेपर में, फ्रेश माइंड के साथ पेपर में जाओ, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, बस अच्छे मार्क्स लेके आओगे, इतना मैं भी शॉर्ट शॉर्ट कह सकता हूँ आपको। बस कुछ नहीं चाहिए आपकी साइड से, एक एफर्ट चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है एक्सेलरेशन का, कि अब एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने मोशन पढ़ लिया, स्पीड पढ़ ली, वेलोसिटी पढ़ ली, तो अब हम पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। तो एक बॉडी का एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया है कि वेलोसिटी का चेंज कितना हो रहा है, रेट ऑफ चेंज मतलब वेलोसिटी का टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, उसको मैं एक्सेलरेशन के नाम से जानता हूँ। तो यहीं से मेरा डेफिनेशन इसका फॉर्मूला निकल के आता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। उस चेंज के लिए कितना टाइम मुझे लगा है वेलोसिटी में चेंज के लिए, वो मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालूंगा, तो उसका फॉर्मूला भी आता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी में अगर मुझे चेंज देखना है तो मैं देखूंगा मेरी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी और फाइनल में पहुंच के मेरी वेलोसिटी क्या हुई, तो दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा मेरा वेलोसिटी में चेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का सिंबल होता है मेरा स्मॉल ए, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है मेरा v, इनिशियल का होता है u, टाइम का होता है t। अब वी यू में भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं क्यों होती है, ठीक है, मगर हो जाती है कभी कभी। तो इसको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं कह सकते, एक तरीका है याद करने का, कैसे करेंगे। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। अब आप देखो u और v में स्टार्टिंग में कौन आता है, u आता है, अल्फाबेट में जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उसमें u पहले आता है, मतलब इनिशियली आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी इस तरीके से देखो u होगी। फाइनल मतलब बाद में कौन आता है, v आता है, तो v मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। जहाँ पे मेरा ए एक्सेलरेशन है, वी फाइनल वेलोसिटी और यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी आपको पता ही है, अभी तो कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, टी मेरा टाइम होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मेरी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ms-2 करके भी लिखते हैं, ठीक है। तो जब एक बॉडी मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जब मेरी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो चेंज इन वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। चेंज वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन मेरा ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, जीरो। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, तो आप क्या लिखोगे कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता चल रहा हूँ आपको पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। मेरा सिंपल सा मोटिव है आपको अच्छे चैप्टर समझाऊं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आए घुमा फिरा के तो आप क्वेश्चन को कर सको। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस चीज़ को कहीं भी छोड़ के नहीं आओगे, गलत करके नहीं आओगे। अगर उस कॉन्सेप्ट में आप कहीं भी फंस गए तो उस क्वेश्चन को आप गलत करने के कार्य पहुंच जाओगे, ठीक है ना। मेरा सिंपल सा गोल है आपको अच्छे मार्क्स दिलवाना, ठीक है, ताकि आप अच्छे से मेहनत करो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, अपने पेरेंट्स को खुशी दिला सको, ठीक है। पेरेंट्स को भी आपसे बहुत होप है, ठीक है, आपके पेरेंट्स लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आप अच्छे मार्क्स पेपरों में ला सको, ठीक है। तो आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अच्छे मार्क्स लाकर अपने पेरेंट्स को थोड़ी खुशी फील करा सको। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। जैसे हमने पिछले में सबके बारे में यूनिफॉर्म चीज़ें पढ़ी ना, यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब एक वेलोसिटी बढ़ती है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, तो मेरा उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी घटे या बढ़े अनइक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, ठीक है, अनइक्वली बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म तो आपको पता ही कि डिस्टेंस भी एक तरीके से दोनों चीजें इक्वल अमाउंट में बढ़ेंगी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, एक बढ़ रही है दूसरी घटेगी, या समझो कि पहली चीज में क्या होगा अनइक्वल अमाउंट में होगी, टाइम तो उसमें हमेशा सेम ही रहेगा, टाइम सेम रहेगा नॉन यूनिफॉर्म में, बाकी चीजें अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज होंगी, ठीक है। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में आपको वेलोसिटी डाल देना है, सिंपल सा। यूनिफॉर्म में वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ, इक्वल टाइम के साथ। नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में बढ़ेगी इक्वल इंटर ऑफ टाइम के साथ में। सिंपल सा, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिंपल थोड़े दिमाग में याद करोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ी देर बाद रिवाइज करो, उसको खुद से कॉपी में लिखो कि मैंने क्या क्या भैया ने पढ़ा है, मैं उसको एक बार रिवाइज करता हूँ, जो भी दिमाग में है उसको लिखो, ठीक है। फिर देखो हाँ मैं क्या बोल चुका हूँ, मुझे क्या चीज समझ में, दोबारा से वीडियो को वहां से देखो, ठीक है। नहीं टाइम लग रहा है तो उसको 2x पे करके देख लो, ठीक है ना। बस आपको जैसे कंफर्ट फील हो आप उस तरीके से उस चीज को करो, ठीक है। नंबर आएंगे आपके आएंगे, नंबर रिजल्ट मिलेगा आपको, मिलेगा खुशी मिलेगी आपको मिलेगी, ठीक है।
कोई मेरे पास नहीं आएगा कि हाँ मैंने आपके कितने नंबर दिलवाए हैं। जो भी चीज़ होगी आपको होगी, पेरेंट्स से तारीफ करेंगे, आपकी करेंगे। तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। मैं बस आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, राह दिखा सकता हूँ कि आप इस तरह से चलो, आपके अच्छे नंबर आएंगे। मगर पेपर में लिखना आपको ही है, तो पेपर में थोड़ा फ्रेश माइंड करके जाया करो। पेपर को देखते ही आप डर जाते हो, तो उस डर को खत्म करना है। डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं, शांत करो अपने आप को, ठीक है। थ्री इडियट का डायलॉग है ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, वो बोलो अपने आप को, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पेपर में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हो, ठीक है। उन क्वेश्चन में सीधा जंप मत करना कि जो आते ही नहीं है। बच्चे सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते उसी में तो अपना टाइम गवा देते हैं। मगर सबसे पहले बच्चे को करना चाहिए जो क्वेश्चन को एकदम 100% आता है उसको अटेम्प्ट करें ना। उसमें तो जितने नंबर उसको पूरे बन सकते हैं उसको ले। बच्चा क्या करता है, जो नहीं आता उसको करता है। उस वजह से क्या होता है, जो आते हुए क्वेश्चन में वो होपलेस हो जाता है और क्वेश्चन गलत कर देता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, और इसके अलावा पेपर में कहीं से नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। पेपर के बाद आप खुद बोलो कि भैया हाँ आपने जो पढ़ाया था उसी में से आया, ठीक है। पेपर के बाद में पूछूंगा भी, कमेंट में बताने कि पेपर में जो पढ़ाया था उसमें से आया नहीं आया, ठीक है। अभी तो और चैप्टर में डालूंगा मैं फिलहाल, तो आगे चैप्टर में और बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपको ग्राफ दे रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बन रखा है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ देख रहे हो आप, कर्व फॉर्म में जा रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मोस्टली हर केस में कर्व फॉर्म में ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आता है रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या होता है कि इसको हम डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो रिटार्डेशन के बारे में पढ़ना है कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है और तो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव होगा, मगर अगर एक बॉडी की वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन हम नेगेटिव कहते हैं। तो रिटार्डेशन मेजर किया जाता है सेम तरीके से जैसे मेरा एक्सेलरेशन निकलता है। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, रिटार्डेशन में मेरा रिटार्डेशन समझो एक तरीके का एक्सेलरेशन ही है, मगर वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, वेलोसिटी वहां पे घट रही है। तो रिटार्डेशन में मेरा एक्सेलरेशन के साथ में नेगेटिव साइन आ जाता है, और कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है, खाली नेगेटिव साइन यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो अगर एक बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो अब मेरा रिटार्डेशन कहलाता है। तो अब नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। हमने पढ़ा था अभी पीछे, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो वी एवरेज वेलोसिटी का डिनोट होता है वी बार से, ठीक है। यहाँ बार लग गया है, इसका एवरेज यहाँ पे। तो वी बार इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, विच इज यू इज माई इनिशियल वेलोसिटी, वी इज माई फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आए, कुछ चीज समझ में आए, तो एक बार कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको चीज का उसको कमेंट में ही समझाने की कोशिश कर सकूं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी ग्रीन लाइन दिख रही है, आपको जो ग्रीन लाइन जा रही है, ये आपको दिखा रही है ये कि फास्ट स्टडी स्पीड जो है 0 से 100 मीटर 5 सेकंड में चली गई है। यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है, ठीक है। ये दिखा रही है कि जर्नी जो है पहले रुकी है और वापस अपनी स्टार्टिंग पोजिशन में आ गई। यहाँ से आप देख रहे हो इसकी स्पीड स्टडी है एकदम, ठीक है, यूनिफॉर्मली जा रही है, मगर यहाँ पे जाके स्टॉप हो गई। उसके बाद ये वापस अपनी स्टार्टिंग पोजिशन में आने लगी, आपको दिखा रखा है। उसके बाद क्या दिखा रखा है, जो ये रेड लाइन है आपकी, इसमें दिखा रखा है कि जर्नी 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुई है बाकी के कंपैरिजन में, जिसका एक इनिशियल कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, मगर उसके बाद जब ये यहाँ पे पहुंची है डी एक्सेलरेट होने लगी, इसका एक्सेलरेशन घटने लग गया, वेलोसिटी घटने लग गई, और यहाँ पे आके ये स्टॉप हो गई, ठीक है। तो ग्राफ को तो आपको तीनों चीजें समझा रखी। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करना है कि यहाँ पे देख के बताना है कि किस टाइप का ग्राफ आपको दे रखा है। मैंने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपका ये होगा स्ट्रेट लाइन में, तो आपका कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। सेकंड है कि अगर स्टोन एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो आपको बताना है कि मोशन, स्टोन का मोशन किस टाइप का है। सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। इसका जवाब कमेंट में मुझे लिख के बताओगे। थर्ड क्वेश्चन है कि किस कंडीशन में एक एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो सकती है। ये भी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका आंसर भी आप कमेंट में लिख के बताओगे। देखता हूँ आपने कितने फोकस के साथ पढ़ा था, और चीटिंग मत करना कि वीडियो बैक करके देख रहे हो। जो भी दिमाग में उसको लिख के बताना बस, ठीक है। खुद का भी आपका टेस्ट है कि हाँ मैंने कितने फोकस से चीजों को पढ़ा है, ठीक है। आंसर फिर भी दिखा देता हूँ। पहले का आंसर तो मैंने बता दिया, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। पहले का आंसर सोच लिया होगा शायद आपने, सोच लिया पक्का। तो इसका आंसर होगा एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन मोशन यहाँ पे ऑब्वियस बात है होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी सोच लिया होगा, कमेंट में लिख दिया, ठीक है, लिख दिया ना। चलो आंसर देखते हैं
कि जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तभी उसकी वेलोसिटी और उसकी जो स्पीड है वो बराबर हो सकती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, पेपर में से न्यूमेरिकल बनते हैं इस चैप्टर में से, कि एक फार्मर जो है स्क्वायर बाउंड्री फील्ड के अराउंड जो है, ठीक है, इसकी साइड 10 मीटर की है, 40 सेकंड में मूव कर रहा है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड बाद क्या होगा उसकी इनिशियल पोजीशन। तो मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। गिवन क्या गया आपको, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, और बात करो टाइम है आपका, उसके मैं आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है, ट्राई कीजिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन हमें क्या है, स्क्वायर फील्ड की साइड गिवन है 10 मीटर की। तो सबसे पहले इसका पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर आपको पता है स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड। पैरामीटर का होगा 4 इंटू साइड। साइड कितने मीटर की है, 10 मीटर की। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मीटर मेरे इसका पैरामीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया प्रोसेस। अगला प्रोसेस, हमें ये बोला क्वेश्चन में कि फार्मर 40 सेकंड ले रहा है बाउंड्री के अलग मूव करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालनी है 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, 2 मिनट 20 सेकंड बाद। तो अब मिनट में है तो मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करेगा, तो 1 मिनट मेरा 60 सेकंड होता है। तो 2 में कितना होगा, 120 सेकंड, 120 सेकंड। तो इसमें 20 सेकंड और ऐड कर दो, 20 ऐड किया तो हमारा बन गया 140 सेकंड। यहाँ तक भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखो, इसने बोला है कि 1 सेकंड डिस्टेंस। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 1 सेकंड में फार्मर ने मेरा कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो 40 मीटर उसने कवर किया है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में किया होगा टोटल कवर। ठीक है, तो 1 मीटर का निकालने के लिए 40 को 40 से डिवाइड कर दो, तो मेरा आंसर आएगा 1 सेकंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो आगे इसलिए 140 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 1 को 1 सेकंड में उसने कितना कवर किया है, 1 मीटर। तो 140 सेकंड का निकालने के लिए 140 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो मेरा 140 सेकंड में ही 140 मीटर कवर करेगा। तो अब क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशन जो है 140 बाउंड्री के अलॉन्ग कवर करने में कितना लगा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में उसका पैरामीटर। ठीक है, कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय इसका पैरामीटर से। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है 140 सेकंड में 140 मीटर का। इसको मैंने इसके पैरामीटर जो बाहर निकल के आया था 40 मीटर, उससे डिवाइड किया, तो अराउंड जो है इसका 3.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 3.5 राउंड इसने कवर करे हैं 2 मिनट 20 सेकंड्स में। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड था, मगर थोड़ी अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चीज़ों कर सकते हो। सिंपल से हमने क्या करा, सबसे पहले इसका पैरामीटर निकाला, उसके बाद जो टाइम था मेरा डिस्प्लेसमेंट का, जैसे कि मुझे निकालनी थी 2 मिनट 20 सेकंड की, इसको सेकंड में से कन्वर्ट करा। उसके बाद मैंने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको निकाला। 1 सेकंड का निकालने के बाद जितना मुझे निकालना था 140 सेकंड्स का, उसका मैंने डिस्टेंस निकाला। उसके बाद नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करा, टोटल डिस्टेंस को पैरामीटर से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। बस सिंपल सा था। इसके बाद आगे क्या करना है, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है ए बी सी डी। ठीक है, टोटल आपको डिस्टेंस है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ का क्या होगा, ए से अगर मैं सी जाऊंगा मेरा शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा। ठीक है, तो अब ए सी मुझे निकालना है। यहाँ आप देख लो, आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि इसके सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा, एंगल डी। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता होगी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब AC मुझे निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी थोड़े गले में प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉपरेट करना थोड़ा सा। तो अब मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है AC की वैल्यू। तो ये मेरा 10 मीटर है, ये मेरा 10 मीटर है, दोनों का स्क्वायर करूंगा, आएगा मेरा कितना 200। उसका अंडर रूट निकालूंगा, तो उनका अंडर रूट आएगा 10 अंडर रूट 2, विच इज अंडर रूट 2 की वैल्यू मेरी होती है 1.414 मीटर अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, ये तो आगे बढ़ते जाएंगे, मगर अप्रॉक्स में 1.414 लेके चलते हैं। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 14.14 मीटर का। इतना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 2 मिनट 20 सेकंड्स में। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से बिना आंसर देके खुद से ट्राई करना। ठीक है, इसके ऊपर PDF में मैं भेज दूंगा, वैसे भी ग्रुप में आप जो व्हाट्सएप चैनल है ना हमारा, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, उसमें भेज दूंगा मैं, तो आप कर लेना। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट जो है फार्मर की 14.14 मीटर नॉर्थ ईस्ट होगी इनिशियल पोजीशन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया ये, तो नॉर्थ ईस्ट में चला गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ कैसे बनता है वो अभी हमने पढ़ लिया सारा, कि स्लोप जो टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मेरा स्लोप है वो मुझे स्पीड बताता है।
तो कहीं भी अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो सिंपल सी बात है, आपको क्या बताएगा, स्पीड के बारे में बताएगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है बॉडी का स्ट्रेट लाइन में है तो मेरी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। वहीं अगर मेरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है बॉडी का कर्व लाइन में है तो मेरा स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी। जो भी हमने पढ़ा, यहाँ पे देख रहे हो आपकी जो है स्टेडी स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में तो मेरा यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे आप देख रहे हो कर्व फॉर्म में तो मेरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया जाता है। एक्स एक्सिस में मेरा टाइम आएगा और वाई एक्सिस में मेरा डिस्टेंस आएगा, या स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी ले लो, तो वो वाई एक्सिस में आएगा। टाइम हमेशा फिक्स है कि मेरा एक्स एक्सिस में आएगा। नेक्स्ट है मेरे स्पीड टाइम ग्राफ, या फिर जिसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। पीछे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, ये मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है। तो तीन टाइप के होते हैं कि जब भी मेरा स्पीड जो है बॉडी की कांस्टेंट रहेगी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, क्योंकि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मेरा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। सेकंड है कि जब भी बॉडी की स्पीड जो है चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से तो वहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। थर्ड पॉइंट है कि जब मेरी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म तरीके से तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। पहला हमारा क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो जब स्पीड टाइम ग्राफ बॉडी का क्या होगा, स्पीड जो मेरी क्या पढ़ा हमने, स्पीड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाता है, पैरेलल टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनता है जब भी मेरी स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन वहाँ पे जीरो होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा वहाँ पे, कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए एक्सिस के पैरेलल बनता है ये। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है किसी बॉडी का अराउंड गिवन टाइम में स्पीड टाइम ग्राफ, तो कैसे निकालूंगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। जितनी स्पीड है उसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा, चेंज हो रही है। तो स्पीड टाइम ग्राफ जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चेंज हो रही है तो वहाँ पे मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो उसका ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन का आएगा। और जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ का, ठीक है, वो मेरा उसका एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो अब मुझे अगर यहाँ पे ग्राफ देखो, आप ये ग्राफ मैंने बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्पीड है, आपका टाइम है। तो अब मुझे यहाँ पे अगर मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी तो स्लोप से निकालूंगा। स्लोप से कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो स्लोप होगा, स्पीड में चेंज कैसे आ रहा है, स्पीड में चेंज देखेंगे यहाँ पे, तो स्पीड में चेंज देखेंगे तो जो मेरा पी क्यू है स्पीड में चेंज ये आया ना इनिशियल से फाइनल, और टाइम में चेंज कैसे आया वो कैसे निकालूंगा, टाइम में इतना चेंज आया ओ क्यू, तो पी क्यू अपॉन में ओ क्यू मेरा यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। और डिस्टेंस ट्रैवल निकालनी मुझे तो क्या करूंगा, डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालूंगा मैं इस ट्रायंगल का, पूरे का ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। तो ट्रायंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस मेरा क्या है, यहाँ पे बेस है मेरा क्या होगा ओवर, और हाइट क्या होगी मेरी यहाँ पे ओ क्यू, ठीक है ना। तो ऐसे आप यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा और एक्सेलरेशन के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है। दोनों चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद है स्पीड टाइम ग्राफ, जब इनिशियल स्पीड जो है बॉडी की जीरो ना हो। जब बॉडी की स्पीड जीरो ना हो तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो तब क्या होगा कि मेरा जो है स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरी बॉडी की स्पीड जीरो नहीं है, ठीक है, तो मेरा मतलब है रिटार्डेशन में मेरा ग्राफ जा रहा है। रिटार्डेशन हमने पढ़ा था ना, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन आता है एक्सेलरेशन में, वही चीज है। तो आगे उसके बाद क्या है, अब आपको एक ग्राफ दे रखे होमवर्क के लिए है, इनको ट्राई करना और बताना ये किस मोशन का ग्राफ है, किस मोशन में जो है ये ग्राफ का बनाया गया है। नेक्स्ट अब हमें न्यूमेरिकल कुछ दे रखे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे रखे, प्रैक्टिस कर सकता है इससे। सॉल्यूशन अभी मैं बताता हूँ करना कैसे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक बस जो है उसकी वेलोसिटी स्पीड जो है स्पीड डिक्रीज हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में। तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है बस का। आपको जो है उसकी स्पीड में क्या चेंज आ रहा है वो दे रखा है, डिक्रीज हो रही है, टाइम दे रखा है आपको, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा उसको टाइम से डिवाइड करने पे एक्सेलरेशन आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी जो वेलोसिटी है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दी। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको वेलोसिटी को हमेशा मीटर पर सेकंड में लेके चलती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में जाना तो क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 5/18 से, ठीक है। ये होता है रूल यहाँ, ठीक है। अब पूछेगा 5/18 से क्यों करोगे मल्टीप्लाई, इसका क्या मतलब है, क्यों करना है, करना क्यों है, ठीक है। बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है ना,
तो करेंगे क्योंकि किलोमीटर को मीटर में करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करो उसको, और आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब आवर को सबसे पहले मिनट में करना पड़ेगा। आवर को मिनट में करूंगा 60 से मल्टीप्लाई, और फिर मिनट को कन्वर्ट करूंगा फिर 60 से मल्टीप्लाई, मतलब 3600 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 मेरा आएगा ऊपर, 3600 आएगा नीचे। अगर उसको आप थोड़ा सा कट करोगे तो आपका 5.18 ही आएगा। याद कैसे करना है कि 5.8 से मल्टीप्लाई, इसमें भी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अगर मैं मीटर पर सेकंड से उल्टा होऊंगा ना, किलोमीटर पर आवर में यहाँ से यहाँ होऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम इसका उल्टा हो जाएगा ये। तो वो कैसे याद रखना है? तो अब आप देखो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर से मैं मीटर में जा रहा हूँ, मतलब बड़ी से मैं छोटी यूनिट में जा रहा हूँ। तो अब जिससे मुझे जाना होता है छोटी में जा रहा हूँ, तो ऊपर मेरा छोटा नंबर आएगा, मतलब 5 आएगा। सेम अगर आप देखो मीटर से मैं मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर पर आवर जाना है, तो मीटर से किलोमीटर आऊंगा, मतलब छोटी से बड़ी, तो ऊपर नंबर कौन सा आएगा? बड़ा। तो बड़ा नंबर मेरा 18 है, तो ऊपर 18 आएगा तो नीचे 5 आएगा। तो इस तरीके से अपनी छोटी मोटी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले बस की स्पीड दे रखी है इनिशियल, जो मेरी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 80 को मैं अगर 5.18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो मेरा आएगा अप्रॉक्स, वो आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फाइनल स्पीड मेरी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करूंगा 5.18 से, जो आएगा मेरा 16.66 मीटर पर सेकंड। अब मुझे टाइम पता है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ मैं। दोनों को माइनस करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, तो मेरा आएगा -1.112 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देख रहा हूँ माइनस का साइन है, तो मतलब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, रिटार्डेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ब्रेक उसको अप्लाई किए हैं ताकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सके 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो निकालना है कि ट्रेन रेस्ट पे आने से पहले कितना दूर जाएगी। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसको होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, होमवर्क फिर भी ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन देख लेना एक बार जो आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट समय में क्या पढ़ना है? जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आती है, ठीक है, डेरिवेशन तो आपके फिलहाल आने भी नहीं वाले, तो मैं आपको और कॉम्प्लिकेटेड कि आप कंफ्यूज हो समझाऊंगा भी नहीं, खाली आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आप कहोगे चाहते हो कि मैं आपको इसकी डायरेक्शन में सिखाऊं, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसकी डायरेक्शन भी आपको बता दूंगा डिटेल में। ठीक है, दे तो रखी है वैसे ही मैंने, तो आप कहोगे तो मैं छोटी सी वीडियो बना के इसमें इसकी डायरेक्शन में समझा दूंगा। मगर अभी हम वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए अभी पार्ट 2 भी कराना है। ठीक है, पार्ट 1 ही अभी हमारा बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं आपको खाली इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी पहली क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे मेरा v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a मेरा एक्सेलरेशन है, t मेरा टाइम दे रखा है यहाँ पे। मेरी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन है। सेकंड मेरी जो इक्वेशन आती है वो आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, जहाँ पे s मेरा डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, और t दोबारा से टाइम आ गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड जो मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में आपके फिट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज हर न्यूमेरिकल में हर जगह होता ही होता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। आप 11th में जाओगे, साइंस वगैरह लोगे, तो वहाँ पे भी इस इक्वेशन का यूज बहुत होता है। ठीक है, आगे चैप्टर जो है हमारा लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पे भी न्यूमेरिकल जब बनेंगे तो वहाँ पे भी इस तीनों इक्वेशन का यूज होगा बहुत ज्यादा, ग्रेविटेशन में भी। तो अब हमने समरी देखते हैं, समरी हमने पढ़ी क्या? सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ा कि एक बॉडी को मोशन में कब कहा जाएगा? जब उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस पाथ जो है लेंथ स्केलर होगी, और डिस्प्लेसमेंट जो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो वेक्टर होगा। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया। एक यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटर ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, ये भी पढ़ लिया। स्पीड मेरा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल इंटर ऑफ टाइम में। एवरेज स्पीड क्या होती है? कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल टाइम में। ठीक है, वेलोसिटी पढ़ ली मैंने। वेलोसिटी बॉडी क्या होती है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में गिवन डायरेक्शन में, डायरेक्शन आ जाती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, व्हिच इज v इज इक्वल टू s अपॉन में t। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ ली कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब होगी? जब वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल टाइम में। कोई मैटर नहीं करता क्या इंटरवल कितना छोटा है उसका। ठीक है, ग्राफ दे रखा है। समरी क्या है उसके बाद? अगली स्पीड और वेलोसिटी कभी भी मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं हो सकते।
एक बॉडी का एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज उसकी वेलोसिटी का और टाइम के साथ। फॉर्मूला बनता है यहाँ पे a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ लिया। वेलोसिटी बढ़ेगी अगर इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटर ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल अमाउंट में बढ़ेगी वेलोसिटी, इक्वल इंटर ऑफ टाइम में। अगर वेलोसिटी जो है बॉडी की बढ़ रही है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, व्हिच इज रिटार्डेशन। स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया है मुझे डिस्टेंस बताता है बॉडी का। तीन इक्वेशन मोशन बड़ी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप पूरी समझ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, पार्ट 1 पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 100 सब्सक्राइबर आपने करवाई दिए, तो थोड़ा और इसको बढ़ाते जाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और मस्ती में रहिए। मस्ती का मतलब ये नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे, मस्ती का मतलब फ्रेश माइंड से रहिए। एग्जाम का उतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।